नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल एक विषय के रूप में के तीसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि भूगोल के दो प्रमुख उपागम होते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो उपागम के बारे में, जो है विषय वस्तुगत, जिसे हम क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं, और प्रादेशिक उपागम के बारे में। और इन उपागम के आधार पे भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भूगोल का विषय वस्तुगत उपागम, जिसे हम क्रमबद्ध उपागम के भी नाम से जानते हैं। तो विषय वस्तुगत उपागम में हम किसी एक तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं और इस तत्व का अध्ययन हम पूरे विश्व स्तर पर करते हैं। उसके बाद हम इन तत्व के क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान करते हैं। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर विषय वस्तुगत उपागम के अंदर हमें पूरे विश्व में वनस्पति का अध्ययन करना होता है, तो पहले हम विश्व के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे कि पूरे विश्व में कौन कौन सी वनस्पति पाए जाते हैं। उसके बाद हम इन वनस्पति के प्रकार जैसे मानसूनी वन, सदाबहार वन इत्यादि की पहचान करेंगे और उनके क्षेत्रीय स्वरूप और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तुगत उपागम में हम किसी एक विशेष विषय या तत्व, जैसा कि हमने यहाँ वनस्पति के बारे में बताया, उसका हम समान रूप से विश्व स्तर पे अध्ययन करते हैं। अब हम जानेंगे प्रादेशिक उपागम क्या है और इसे हम भूगोल में कैसे अध्ययन करते हैं। तो प्रादेशिक उपागम, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, हम विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर के प्रदेशों में विभक्त करते हैं और उसके बाद हम विभिन्न प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करते हैं, यानी किसी एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये प्रदेश जो है उन्हें हम विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर में विभाजित करते हैं। तो ये प्रदेश हो सकते हैं स्थूल प्रदेश, जिसे हम माइक्रो रीजन भी कहते हैं, मध्य प्रदेश जिसे हम मीजो रीजन भी कहते हैं, और सूक्ष्म प्रदेश जिसे हम माइक्रो रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर होते हैं जिसे हम अध्ययन करते हैं प्रादेशिक उपागम के अंदर। अब इस प्रादेशिक उपागम को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी विशेष प्रदेश, जैसा कि हम यहाँ बिहार प्रदेश के बारे में बात करेंगे, का अध्ययन करना है प्रादेशिक उपागम के अंदर, तो हम इस बिहार प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करेंगे विस्तार से। जैसे हम बिहार प्रदेश के वन के बारे में अध्ययन करेंगे, हम कृषि के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि बिहार प्रदेश में विभिन्न कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। साथ ही साथ हम बिहार प्रदेश के मिट्टी के बारे में भी अध्ययन करेंगे और जानेंगे उनके प्रकार के बारे में और उनके क्षेत्रीय विस्तार के बारे में। हम बिहार प्रदेश के कृषि संबंधित क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे एक विशेष प्रदेश, जो कि बिहार है यहाँ पे, अगर हम उसका अध्ययन प्रादेशिक उपागम के अंदर करते हैं तो हमें विभिन्न भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना होगा और इसे हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें एक प्रदेश के बारे में जानना होता है प्रादेशिक उपागम के अंदर। तो यहाँ हमने जाना दो प्रमुख उपागम के बारे में, जो है क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। अब हम देखेंगे कि इस उपागम के आधार पे, जो कि क्रमबद्ध उपागम है, के आधार पे भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो प्रमुख शाखाएं जो हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पे, वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है, हम पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में,
जल विज्ञान के बारे में और मृदा भूगोल के बारे में। उसी तरह मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के बारे में, ऐतिहासिक भूगोल के बारे में, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के बारे में और आर्थिक भूगोल के बारे में। और इन प्रमुख शाखाओं को फिर से विभाजित किया गया है विभिन्न शाखाओं में। जैसे जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल को विभाजित किया गया है ग्रामीण भाग में और नगरीय भाग में। उसी तरह आर्थिक भूगोल को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना और सेवाएं। तो ये थे विभिन्न शाखाएं मानव भूगोल के। अब ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्पृष्ठ, जिसे हम इंटरफेस भी कहते हैं, के फलस्वरूप एक नए शाखा का उत्पत्ति हुआ, जिसे हम कहते हैं जीव भूगोल और बायोजियोग्राफी। और इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में, पादप भूगोल के बारे में, पर्यावरण भूगोल के बारे में और प्राणी भूगोल के बारे में। अब ये तीन शाखाएं जो हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल, जो आधारित है क्रमबद्ध उपागम के आधार पे, इनके कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। और ये सिद्धांत जो हैं वो आधारित है भौगोलिक चिंतन पे और भू एवं मानव के पारस्परिक क्रिया पे। साथ ही साथ इन शाखाओं के सामान्य विधि एवं तकनीक भी हैं, जैसे मानचित्र कला और क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि इत्यादि। आजकल इन तकनीकों में नए नए विकास हुए और नए तकनीक आए, जैसे GIS, जिसे हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, GPS, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, और LIS, जिसे हम लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इन नए तकनीकों के कारण आज हम पृथ्वी के सतह को एक मानचित्र के रूप में और भी अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये था भूगोल की शाखाएं जो आधारित है क्रमबद्ध उपागम के आधार पे। अब हम इन शाखाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं के बारे में पहले हम जानेंगे। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान के बारे में। और ये भू आकृति विज्ञान जो है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं भू आकृतियों के क्रम विकास के बारे में, उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में। दूसरा शाखा जो है भौतिक भूगोल का, वो है जलवायु विज्ञान। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश के बारे में। मृदा भूगोल के अंदर हम अध्ययन करते हैं मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण और उपयोग के बारे में। तो ये थे विभिन्न भौतिक भूगोल की शाखाएं जो आधारित है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। अब हम देखेंगे मानव भूगोल की शाखाएं। तो मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के बारे में। और इसमें हम पढ़ते हैं समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता के बारे में। दूसरा शाखा जो है मानव भूगोल का, वो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं जनसंख्या विशेषता के बारे में और अधिवास के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। आर्थिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के बारे में एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं के बारे में। ऐतिहासिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं विभिन्न ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के बारे में जो एक क्षेत्र को संगठित करता है। राजनीतिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक सीमाओं के बारे में, अंतरिक्ष संबंधों के बारे में और जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार के बारे में। तो ये थे विभिन्न मानव भूगोल की शाखाएं जो आधारित थे क्रमबद्ध उपागम पे। अब हम देखेंगे जीव भूगोल की शाखाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि
भौतिक और मानव भूगोल के अंतर्पृष्ठ के फलस्वरूप एक नई शाखा का उत्पत्ति हुआ जिसे हम कहते हैं जीव भूगोल या बायोजियोग्राफी। और इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं वनस्पति भूगोल, और वनस्पति भूगोल में हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, उनके निवास क्षेत्र के बारे में। जीव भूगोल के अंदर हम अध्ययन करते हैं पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप के बारे में एवं उनके भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। पर्यावरण भूगोल, जैसा कि नाम इसका दर्शाता है, हम पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में और विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में, जैसे प्रदूषण, संरक्षण की समस्या। तो ये थे विभिन्न जीव भूगोल की शाखाएं जो आधारित हैं क्रमबद्ध उपागम पे। अब हम जानेंगे भूगोल की शाखाएं जो आधारित है प्रादेशिक उपागम पे। तो ये इस तरह हैं: प्रादेशिक और क्षेत्रीय अध्ययन। तो प्रादेशिक उपागम के अंदर जो पहला शाखा है भूगोल का वो है प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन का, और इसके अंदर हम विभिन्न क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं और ये क्षेत्र हो सकते हैं स्थूल क्षेत्र या प्रदेश, मध्य प्रदेश या सूक्ष्म प्रदेश। इसीलिए ये जो प्रादेशिक अध्ययन है इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। दूसरा शाखा जो है वो है प्रादेशिक विकास, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रदेश के विकास के बारे में कि इनका विकास कैसे हुआ और किस किस समय में इनका स्थिति कैसा था और कैसे ये विकसित होते गया समय के साथ। तीसरा शाखा जो है वो है प्रादेशिक विश्लेषण, और चौथा शाखा जो है वो है प्रादेशिक योजना, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं देश या ग्रामीण योजना के बारे में और शहरी योजना के बारे में। तो यहाँ हमने देखा 4 प्रमुख शाखाएं भूगोल की जो आधारित है प्रादेशिक उपागम पे। तो इस वीडियो में हमने सीखा विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के बारे में, प्रादेशिक उपागम के बारे में, और इन उपागम के आधार पे भूगोल की शाखाएं के बारे में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं NCERT बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल का महत्व और भूगोल में द्वैतवाद के बारे में। धन्यवाद।